हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबको पता है कि हम सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सोशल साइंस की सीरीज़ चला रहे हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 पे बात करेंगे। तो चलिए आइए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन छिद्र का पता किस वर्ष में लगाया गया था। जो जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसके ऊपर जो ओजोन परत में आपके छिद्र है उसका पता किस वर्ष में लगाया गया था। ऑप्शन है 1985, 1992, 1997 या 1998। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1985 में। ठीक है, तो जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसके ऊपर ओजोन परत में छिद्र है उसका पता कब लगाया गया था, 1985 में। यहाँ पे एग्जैक्टली छिद्र नहीं है, वहाँ से ओजोन परत जो है वो पतली हो गई है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स भी आपके लिए नोट कर दिया है मैंने, ताकि आप इन सबको भी ध्यान से देखिए। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे वैज्ञानिकों फरमन गार्डिनर एवं सैकलिन के द्वारा वर्ष 1985 में की गई थी। ठीक है, तो किसके किसके द्वारा, फरमन, गार्डिनर और सैकलिन के द्वारा। कब, वर्ष 1985 में। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है, डॉप्सन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई को क्या कहा जाता है, तो आप आंसर लगाएंगे डॉप्सन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन स्किप हो गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। किन देशों के समूह को एशियन टाइगर कहा जाता है। इसमें से कौन से देश के समूह हैं जिसको एशियन टाइगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एशियन टाइगर। तो हांगकांग है, सिंगापुर है, दक्षिण कोरिया या ताइवान है। हांगकांग, थाईलैंड, सिंगापुर या ताइवान। हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर या चीन। हांगकांग, दक्षिण कोरिया, नेपाल या भूटान। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया एवं ताइवान। देखिए, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे, चीन, चाइना। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश पूछेगा तो सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या घनत्व वाला पूछेगा तो सिंगापुर और सर्वाधिक जनसंख्या वाला चीन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए किसे पार करना पड़ेगा। अगर आपको कन्याकुमारी से कोलंबो जाना है तो आपको किसको पार करना पड़ेगा, पाक जल संधि को, मन्नार की खाड़ी को, बंगाल की खाड़ी को या अरब सागर को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मन्नार की खाड़ी। जब आपको यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आपका पता है कि आपका राम सेतु है और यहाँ पे आपका मन्नार की खाड़ी है। और जब आपको यहाँ से जाना होगा तो आप ऐसे हो के यहाँ पे कोलंबो जाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, इधर से किसी को जाना होगा तो इधर चला जाएगा, लेकिन इधर से आपको जाना है तो ऐसे होके जाएंगे, इसलिए आपको मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ता है। देखिए, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा समुद्री पड़ोसी देश जो है वो आपका इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया की कैपिटल आपकी जकार्ता है। और लाओस को हाथियों का देश, लाओस को हाथियों का देश और सफ़ेद हाथियों का देश आपके थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि हाथियों का देश किसे कहा जाता है तो लाओस लगा दीजिएगा, और सफ़ेद हाथियों का देश पूछेगा तो थाईलैंड लगा दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित में से किस देश में ड्रिप सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें से कौन सा ऐसा देश है जिसमें ड्रिप सिंचाई का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ड्रिप सिंचाई क्या होती है, जो बूंद बूंद से सिंचाई की जाती है, थोड़ी थोड़ी पानी की कीमत उन्हें पता है। भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इंग्लैंड में या इजराइल में। इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल। देखिए, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील वान झील है। अगर पूछेगा कि विश्व की सबसे ज़्यादा मतलब लवण वाली झील कौन सी है तो वान झील लगा दीजिएगा, जो कि तुर्की में स्थित है। और मृत सागर इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। मृत सागर कहाँ स्थित है, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर। और अगर खारे पानी की झील पूछेगा आपका विश्व में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैस्पियन। और अगर आपका मीठे पानी की झील पूछेगा तो आप क्या लगा देंगे, इसको कमेंट में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। पृथ्वी पर प्रयोग किए जाने वाले जल का मुख्य स्रोत क्या है। पृथ्वी पे प्रयोग किए जाने वाले जल का मुख्य स्रोत क्या है, महासागर है, नदी है, भूमिगत जल है या वर्षा का जल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा का जल। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर पूछा तो आप लगा देंगे प्रशांत महासागर है। ये सब बातें भी आपको जाननी चाहिए, इसलिए इनको पॉइंट्स में नोट किया है मैंने। प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा स्थान
मेरियाना गर्त है जो फिलीपींस के पास स्थित है। तो प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मेरियाना गर्त, जो कि आपका फिलीपींस के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस जलधारा के द्वारा यूरोप के तापमान में वृद्धि होती है? कौन सी जलधारा है जिससे यूरोप के तापमान में वृद्धि होती है? लेब्राडोर जलधारा, कैनरी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा या भूमध्य सागरीय जलधारा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर में प्रभावित होने वाली प्रमुख जलधारा है। पूछेगा कि प्रशांत महासागर में प्रभावित होने वाली प्रमुख जलधारा कौन सी है, तो आप क्या लगा देंगे? हम्बोल्ट जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ब्राज़ील जलधारा एवं कैनारी जलधारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली प्रमुख जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ब्राज़ील जलधारा और कैनारी जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल डमरू मध्य किसे कहा जाता है? समुद्र से मिलते समय किसी नदी का मुहाना, या दो भूभाग में विभाजित करने वाला जल का क्षेत्र, या दो महासागरों को विभाजित करने वाला भूमि का क्षेत्र, या नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो भूभाग को विभाजित करने वाला जल का क्षेत्र। बेरिंग जल डमरू मध्य जो है एक आपका, वो एशिया और अमेरिका को आपस में जोड़ता है। तो एशिया और अमेरिका को आपस में कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ता है? तो बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी सीमा 3 महाद्वीप से लगती है? भूमध्य सागर की, लाल सागर की, मृत सागर की या कैस्पियन सागर की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका हो जाएगा भूमध्य सागर। स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को आपस में जोड़ती है। तो कौन सी नहर? स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। इसकी लंबाई पूछेगा तो 168 किलोमीटर है। भूमध्य सागर जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ वर्ष भर वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र? भूमध्य रेखीय क्षेत्र आपका हो जाएगा। कुछ भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहा जाता है। और भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्र की जलवायु आर्द्र एवं गर्म होती है। नेक्स्ट देखिए, पवनों की दिशा में परिवर्तन होने का क्या कारण है? पवन की दिशा में परिवर्तन होने का कारण क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की परिक्रमण गति, पृथ्वी का असमान तापमान या पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी की घूर्णन गति, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूमती है वही घूर्णन गति होती है, और जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है वो परिक्रमण होती है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कोरियालिस बल उत्पन्न होता है, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, जिसके कारण पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है। उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर प्रभावित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्षोभ मंडल में कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है? 155 मीटर, 164 मीटर, 172 मीटर या 173? तो 164 मीटर। मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, और क्षोभ मंडल को अधोमंडल एवं संवहन मंडल भी कहा जाता है। जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर, भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर, समुद्र से दूरी के आधार पर या वर्षा के आधार पर? तो सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर। किस चीज़ का वर्गीकरण? जलवायु आधारित क्षेत्रों का। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायुर्विज्ञान कहा जाता है, और निचली परत के अध्ययन को मौसम विज्ञान कहा जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र जो आपका है वो पुणे में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? पुणे में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी पे पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? जो पृथ्वी पे वायुमंडलीय दाब पड़ता है उसका कारण क्या है? पृथ्वी पर जल की उपस्थिति, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पृथ्वी की घूर्णन गति या पृथ्वी की परिक्रमण गति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण शक्ति। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला देश है? ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या चीन? तो सबसे ज़्यादा ऊन आपके ऑस्ट्रेलिया में होती है। मैरिनो ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, कौन सी ऊन? मैरिनो।
भारत में पश्मीना शॉल का निर्माण जम्मू कश्मीर में होता है। एनसीईआरटी में आप लोगों ने देखा ही है। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग लगातार किया जा सकता है वे क्या कहलाते हैं? ऐसे संसाधन जिनका उपयोग लगातार किया जा सकता है, प्राकृतिक संसाधन होंगे, जैविक संसाधन होंगे, अनवीनीकर संसाधन होंगे या नवीकरणीय संसाधन होंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो हमेशा कर सकते हो तो नवीकरणीय होगा, फिर से नया हो सकता है तब तो यूज़ करेंगे। विश्व का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मनुष्य को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया था कि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन तो मनुष्य को कहा जाता है। मनुष्य भी आपका एक संसाधन ही है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन किस माध्यम से किया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन किस माध्यम से किया जाता है? सौर विद्युत, पवन विद्युत, तापीय विद्युत या जल विद्युत? तो सही आंसर हो जाएगा तापीय विद्युत। भारत में विद्युत उत्पादन की शुरुआत सर्वप्रथम दार्जिलिंग में की गई थी। सबसे पहले विद्युत उत्पादन की जो शुरुआत है वो दार्जिलिंग में की गई थी। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में एपिको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? उत्तराखंड में, कर्नाटक में, राजस्थान में या पश्चिम बंगाल में? तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। चिपको आंदोलन की शुरुआत दोनों पूछता है, एपिको भी पूछेगा आपसे, चिपको भी पूछेगा। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा की गई थी। कहाँ से की गई थी? उत्तराखंड से। एपिको आंदोलन की शुरुआत पांडुरंग हेगड़े के द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 19 है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका या म्यांमार? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भूटान। एशिया में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश चीन है। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है 20, रेगिस्तान में पवनों के तेज बहाव से बहने वाले टीलों को क्या कहा जाता है? मरु टिब्बा, रेगिस्तान, अवसादी पर्वत या आग्नेय पर्वत? तो हो जाएगा मरु टिब्बा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक शेयर करिए।